तमिलनाडु में ये कौन सा द्वीप है? पंबन द्वीप, ठीक। और श्रीलंका का यहाँ पे द्वीप है तलैया मन्नार। क्या है? तलैया मन्नार। ओके, तो पंबन द्वीप और तलैया मन्नार के दोनों के बीच में ये पाक जल संधि स्थित। ओके, देखो यहां से पंबन द्वीप से लेके तलैया मन्नार एक भूमि खंड की श्रृंखला है, ऐसे, ठीक। ओके, ये जुड़ा हुआ ऐसे। तो माइक को दोगे जी? इतना देर से बिना माइक बता रहा हूं, पता भी नहीं। राम रामायण खत्म हो गया, क्यों बताऊंगा फिर से? हैं? चलो यही देखो न बेटा, तुम लोग ऑनलाइन चक्कर में तुम लोग अपना बुद्धि का सत्यानाश कर चुके हैं ना। घर में बैठ के देखें, बोले जो है यही याद करो, दोबारा नहीं मिलेगा, दोबारा चक्कर में मत रहा करो। समझ में आई बात? ठीक, एक बार ध्यान से सुनो, जो लिखवाऊंगा उसके घर में जाके याद करना। ये नहीं कि वीडियो देख लिए बार बार समय बर्बाद है। समय क्या है? बर्बादी है, ठीक। यहाँ काहे के लिए आ रहे हो? पढ़ने के लिए ना, तो घर में जाकर वीडियो क्यों देखोगे? तो ये पंबन द्वीप से लेके तलैया मन्नार तक यहां पर एक क्षेत्र है, ठीक। पूरी श्रृंखला ऐसे जुड़ी हुई है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या बेटा? राम सेतु। क्या बोलते हैं? राम सेतु। तुम लोग बोलते हो, ठीक है। आदम का पुल, आदम का पुल या एडम्स ब्रिज। तो एडम्स ब्रिज या आदम का पुल, और हम लोग क्या बोलते हैं इसको? राम सेतु। क्या बोलते हैं? राम सेतु, ठीक। देखो ये बेटा एक्चुअल में मेन मेड नहीं है। समझ में आई बात? सागर में एक जीव होता है मूंगा जीव। कौन होता है? मूंगा जीव, ठीक। देखेंगे अभी आगे। वो जब मरता है, मतलब वो उसका विरंजन जब होता है, तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का क्या रहता है? कवच बना रहता है, तो उससे अलग हो जाता है। तो उसको खाने के लिए दूसरा मूंगा जीव उसके ऊपर बढ़ जाता है। ऐसे करते करते कई करोड़ों साल तक वो चट्टान का रूप लेके सागर से ऊपर उठ जाता है, और वो बन जाता है, किसका रूप ले लेता है? द्वीप का। तो उसको बोलते हैं कोरल रीफ, कोरल आइलैंड, ठीक। तो एक्चुअल में ये जो जगह आप देख रहे हो पंबन द्वीप से लेके तलैया मन्नार तक, ये कोरल चट्टानों से, मूंगा चट्टानों से बना है। समझ में आई बात? और हम लोग पढ़ते हैं रामायण में, सॉरी पढ़ते नहीं है, टीवी में देख लेते हैं, ठीक है। पढ़ने के लिए तो किसी के पास समय नहीं है। तो उसमें बोला गया है रामायण में, वाल्मीकि रामायण में, कि राम भगवान थे, आए यहाँ पहुंचे पंबन द्वीप में माता सीता खोजते हुए। तो अब सागर आ गया। क्या आ गया? सागर। तो सागर को पार करके लंका जाना है। तो हमारे यहाँ धर्म में लिखा है बेटा कि सागर पार नहीं करना है। अगर आप सागर पार करते हो, ठीक है, तो अधर्म कर रहे हो। क्या कर रहे हो? अधर्म कर रहे हो, ठीक है। इसीलिए जब आप लोग इतिहास पढ़ोगे तो कई विद्रोह हुए, सैनिक विद्रोह, उनको सागर पार करके, ठीक है, बर्मा म्यांमार में लड़ाई लड़ने जाना था, बोले हम लोग नहीं जाएंगे, हिंदू सैनिक जो थे, क्योंकि हमारे धर्म में सागर पार करना क्या है? मना है, बोले। तो राम भगवान पहुंचे, बोले वो चाहते पार कर सकते थे, उड़ के जा सकते थे हनुमान जी के साथ, नहीं जाएंगे बोले। तो यहाँ पर बैठे कि तपस्या किए ना, किसका? समुद्र देवता, बोले सूख जाओ, जाने के लिए रास्ता दे दो। नहीं माने, 3 दिन तक बैठे हुए थे। चौथे दिन बोले धनुष बाण निकाले ना। बोले क्या कर दूंगा? सुखा दूंगा तुमको। तब फिर बोले महाराज हमारे यहाँ मत ऐसा करो, धरती संतुलन बिगड़ जाएगा। तो बोले 2 जन है, एक का नाम है नल, एक का नाम क्या? नील। उन लोग जाओ, उन लोग क्या बनाएंगे? सेतु बनाने में आपका मदद करेंगे, ऐसा करके बोले। तो उन लोग को श्राप मिला हुआ था कि पत्थर फेंकोगे तो डूबेगा नहीं। समझ में आई बात? तो उन लोग को भी श्राप का कहानी है। बोले कि एक ऋषि थे, वो पूजा करते रहते थे, तपस्या करते रहते थे, तो शिवलिंग को उठा के लोग क्या करते थे? सागर में फेंक देते थे, पानी में। तो 1 दिन फेंके, 2 दिन फेंके, ऋषि परेशान, बोले जाओ आज श्राप देता हूं तुमको, आज के बाद तुम पत्थर फेंकोगे, किसी भी चीज को, पत्थर को पानी में, तो वो नहीं डूबेगा। ये लोग फिर फेंके, नहीं डूबा। तो बोले मजा नहीं आ रहा है, डूब नहीं रहा है, छोड़ो हटाओ। तो इनको पकड़े नल और
नील को। तो इन लोग उसमें जय श्री राम लिखे, किसमें? पत्थर में, और ऐसे फेंके तो क्या बन गया? पुल बन गया। अब जय श्री राम लिखे तो उसके लिए देवनागरी लिपि चाहिए। क्या चाहिए? देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि संस्कृत, ठीक है ना, उसका सबसे पुराना एविडेंस बेटा 14वीं शताब्दी का पांडुलिपि, यूनेस्को में हम ही लोग ने दिया है। तो सोचो उस समय किस लिपि में लिखे होंगे, ये भी नहीं बताते हैं, है ना। संस्कृत लिखने के लिए क्या चाहिए? देवनागरी लिपि। तो लिपि का इजाद ही बोले हम लोग कब किए? संस्कृत को पहला पांडुलिपि 14वीं-15वीं शताब्दी के आसपास, वहीं से लिखना चालू किए लोग। अब बोले हम लोग याद करते थे। क्या करते थे? याद। हम लोग लिखते नहीं थे। तो जय श्री राम कैसे लिखे? ठीक है। अब वानर लोग लिखे, ठीक है, किन लोग? वानर लोग। तो सोचो कितने वेल एजुकेटेड रहे होंगे। और अभी के वानर लोग बेचारे लोग पढ़ना लिखना भूल गए हैं, ठीक है। तो ये दिक्कत है। तो पत्थर ला के बनाए तो मैन मेड हुआ। इस पे रिसर्च हो चुका है, साफ साफ बोल दिया गया है कि ये मैन मेड नहीं, ये प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। समझ में आई बात? तो अगर साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो ये राम सेतु नहीं है, ये मूंगा चट्टान है। अब राम भगवान की आस्था है। अब भाई अगर राम भगवान थे या नहीं थे, अगर तुम इस राम सेतु को लेके बैठे हुए हो, एडम्स ब्रिज को लेके, ये है तभी राम भगवान है, ऐसा नहीं। समझ में आई बात? ठीक। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो। क्लियर? तो राम सेतु ये नाम दिया हम लोगों ने, ठीक। और ये इसको पहले क्या बोला जाता था? एडम्स ब्रिज या आदम का पुल, जो पंबन द्वीप और तलैया मन्नार के बीच में है। और यही पंबन द्वीप में क्या है बेटा? आपका रामेश्वरम। क्या है? रामेश्वरम। पंबन द्वीप में क्या है? रामेश्वरम। याद रहेगा, जहां पे भगवान शिव का क्या है? मंदिर है। तो राम भगवान जब आए तो यहाँ पे बैठ के अपने कुल देवता भगवान शंकर की क्या किए? आराधना किए, वहां पे शिवलिंग स्थापित किए। आज वहां पे क्या है? मंदिर है। ओके। तो रामेश्वरम में, नाम रामेश्वरम है, तो राम के ईश्वर कौन? भगवान शंकर। ठीक। तो भगवान शंकर का मंदिर है, याद रहेगा। चलो, तो इसको याद रखना। पाक, रॉबर्ट पाक नाम का एक बंदा था, ये चेन्नई, पहले उसको मद्रास बोलते थे, तो मद्रास का गवर्नर था वो। कौन? रॉबर्ट पाक। उसी के नाम पे इस वाटर स्टेट का नाम रखा गया है पाक वाटर स्टेट, पाक जल संधि। इतना याद रखोगे। क्लियर? उसके बाद ये मालदीव है। क्या है? मालदीव। ठीक। तो मालदीव ये ऐसे, हम लोग पढ़े थे भारत का जो कन्याकुमारी दक्षिणी भाग है वो 8 डिग्री 4 मिनट यहां से गुजरता है, अक्षांश रेखा। यह है 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, ठीक, 8 डिग्री चैनल। उसके बाद 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक। तो 8 डिग्री चैनल, चैनल कहने का मतलब यह है बेटा कि कोई अक्षांश रेखा किसी सागरीय क्षेत्र से गुजर रही है और उसके माध्यम से दो लैंड पार्ट क्या हो रहे हैं? सेपरेट हो रहे हैं, तो उसको चैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चैनल। यहाँ पे दो जगह की जलराशि आपस में नहीं मिल रही, वो सिर्फ क्या कर रही है? भूमि खंडों को अलग कर रही है। और क्या है वो? अक्षांश रेखा। तो 8 डिग्री अक्षांश रेखा ये आपका कहलाता है क्या? 8 डिग्री चैनल, क्योंकि ये लक्षद्वीप और मालदीव को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। क्लियर? याद रहेगा। तो लक्षद्वीप किसका हिस्सा है? भारत का हिस्सा है। तो भारत और मालदीव ये किसके माध्यम से अलग होते हैं? तो 8 डिग्री चैनल के माध्यम से। बनेगा यहां तक? ओके। लिखो, जलीय सीमा वाले पड़ोसी देश, जलीय सीमा वाले पड़ोसी देश। निकालने बोला तो प्रिंट उसने निकाल दिया। ठीक। लिखो, पहला श्रीलंका, श्रीलंका, शेयर को दो जी। श्रीलंका तो लिखना भारत से पाक जल संधि के माध्यम से अलग होता है, भारत से पाक जल संधि के माध्यम से अलग होता है। ठीक। फिर लिखना पंबन द्वीप, पंबन द्वीप तो तमिलनाडु का द्वीप है। कहां पे है? तमिलनाडु।
पंबन द्वीप कहाँ पे? तमिलनाडु पे। तो पंबन द्वीप में लिखना रामेश्वरम, भगवान शिव का मंदिर। पंबन द्वीप में रामेश्वरम, भगवान शिव का मंदिर। ठीक। फिर लिखो पंबन द्वीप से श्रीलंका के तलैया मन्नार द्वीप तक, पंबन द्वीप से श्रीलंका के तलैया मन्नार द्वीप तक राम सेतु या एडम्स ब्रिज या आदम का पुल स्थित है। राम सेतु, एडम्स ब्रिज या आदम का पुल स्थित है। ठीक। तो ये श्रीलंका हो गया। फिर लिखो मालदीव। मालदीव तो लिखना ये भारत से 8 डिग्री चैनल के माध्यम से अलग होता है। 8 डिग्री चैनल के माध्यम से अलग होता है। ठीक। ओके, चलो। तो ये हो गया जलीय सीमा वाले पड़ोसी देश। ठीक। श्रीलंका पुराना नाम क्या था? ऐसे जी, क्या था पुराना नाम श्रीलंका का? बताओ। नहीं मालूम? अरे बोलते हो लंकापति रावण, तो लंका था, क्या था? लंका। गलत। ठीक, सिलोन नाम था। क्या नाम था? सिलोन। ओके। तो 75-75 के आसपास उसका नाम बदले, रखे क्या? श्रीलंका। तो पहले लंका था, ऐसा नहीं है। ठीक, क्या नाम था? सिलोन। वहां के लोग, उनको नहीं पता रावण वावण था कि नहीं था। ठीक है ना? चलो, तो इसका प्राचीन नाम याद रखना क्या था? सिलोन। ये हो गया जलीय सीमा वाले पड़ोसी देश। ठीक। अब बाहर बाहर घूम लिए, अब अंदर आते हैं। तो मैप खुलाओ तो जी, इंडिया का कहां पे है इसमें? इसमें है। नहीं है क्या? छोड़ो, रहने दो। पहले से ना क्लास से पहले डाल के रख दिया करो। ठीक। चल, तो बाहर बाहर घूमे, अब अंदर में आते हैं। देखो यहां पे क्या बताया था जी? पाकिस्तान। क्या बताया था? पाकिस्तान। फिर अफगानिस्तान, ये नेपाल, ये भूटान, इधर पूरा चीन, इधर म्यांमार और ये बांग्लादेश। ठीक। तो कौन कौन से पड़ोसी देश भारत के किस किस राज्य के साथ सीमा रेखा निर्धारित करते हैं, ये बताया था क्या? हो गया था। चलो, तो स्थलीय सीमा को देखते हैं। यहां से लेके ये पूरा, ये भाग, ये लैंड पार्ट है पूरा ये। तो भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई यहां से लेके पूरा ये ऐसे, ठीक, यहां तक स्थलीय सीमा की कुल लंबाई बेटा ये है 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। ठीक। फिर उसके बाद जाओगे नीचे, तो जलीय सीमा यहां से लेके ये ऐसा, ये यहां तक। ठीक। तो ये जलीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर। कितना है? 6100 किलोमीटर। लेकिन ये भारत के मुख्य भूमि का है,
इधर जाओगे तो बहुत सारे द्वीप आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे जैसे अभी बताए लक्षद्वीप है ना। इधर पूरा ये ऐसे करके ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तटीय क्षेत्र में जाओगे तो और भी बहुत सारे द्वीप हैं। तो द्वीपों की भी जलीय सीमा होगी। तो द्वीपों की भी जलीय सीमा को यदि हम लोग इंक्लूड करते हैं तो द्वीपों सहित भारत की जलीय सीमा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर। कितना है? 7516.6 किलोमीटर। ओके, भारत के मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई कितना? 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत की जलीय सीमा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर। याद रहेगा, ठीक। चलो, अब उसके बाद देखो, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, यहां से लेके यहां तक, कन्याकुमारी तक पूरा, ठीक। उत्तर से दक्षिण की लंबाई ये 3214 किलोमीटर है। कितना? 3214 किलोमीटर, ठीक। उसके बाद ये यहां से पश्चिम से लेके पूरा ये यहां तक, पूर्व तक, ठीक है। तो पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर। तो ये लंबाई है। उत्तर से दक्षिण 3214, पूरब से पश्चिम ये आपका 2933। क्लियर, ठीक। अब देखो, भारत के स्थलीय सीमा वाले राज्य, तो ऐसे राज्य जिसके क्या है, स्थल से बाउंड्री लगा हुआ है, ठीक। तो एक यहां पे गुजरात, ठीक। गुजरात के बाद राजस्थान, फिर पंजाब, यहां पे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, यहां पे आ जाएगा पश्चिम बंगाल, ऐसे करके, ठीक। तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और बीच में असम। क्लियर। तो इतने राज्य हैं जो स्थलीय सीमा का निर्धारण करते हैं। तो गिन लो, 1 गुजरात, 2 राजस्थान, 3 पंजाब, 4 हिमाचल प्रदेश, 5 उत्तराखंड, 6 यूपी, 7 बिहार, 8 सिक्किम, 9 अरुणाचल प्रदेश, 10 नागालैंड, 11 मणिपुर, 12 मिजोरम, 13 त्रिपुरा, 14 मेघालय, 15 असम और 16 कौन सा? पश्चिम बंगाल। क्लियर। तो 16 राज्य ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा का निर्धारण करते हैं। क्लियर। कितने राज्य? 16। याद रहेगा। अब जलीय सीमा वाले राज्य, तो जलीय सीमा वाले राज्य देखोगे तो एक गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। क्लियर, ठीक। तो 9 राज्य ऐसे हैं जो जलीय सीमा का निर्धारण करते हैं। कितने? 9। गिन लो, 1 गुजरात, 2 महाराष्ट्र, 3 गोवा, 4 कर्नाटक, 5 केरल, 6 तमिलनाडु, 7 आंध्र प्रदेश, 8 उड़ीसा और 9 पश्चिम बंगाल। तो 9 राज्य जलीय सीमा वाले। कितने राज्य? 9 राज्य। याद रहेगा, ठीक। अब भू आविष्ठित राज्य, भू आविष्ठित कहने का मतलब है कि ऐसा क्षेत्र, देखो भू आविष्ठित देश भी होते हैं, भू आविष्ठित राज्य, भू आविष्ठित जिला, ठीक। तो भू आविष्ठित देश, ऐसा देश जो दूसरे देशों से घिरा हो, उसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है, वो भू आविष्ठित कंट्री हो गया, लैंडलॉक्ड कंट्री। भू आविष्ठित राज्य, तो भारत भू आविष्ठित है क्या? नहीं है, क्योंकि उसकी क्या है? समुद्री सीमा है। ओके। अब राज्यों की बात करें तो ऐसा राज्य जिसका कोई भी अंतरराष्ट्रीय सीमा ना हो, इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं बनाता है, अपने ही स्टेट से क्या है? वो सराउंडेड है, तो अपने ही राज्यों से घिरा हुआ हो और उसकी कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा ना हो, यानी दूसरे पड़ोसी देश से वो बाउंड्री ना बना रहा हो, समुद्री सीमा ना हो, वो आपका कहलाता है क्या? भू आविष्ठित राज्य। तो भू आविष्ठित राज्यों की संख्या देख लो, एक यहां पे दिखेगा आपको हरियाणा। क्या? हरियाणा।
एमपी, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से लगा झारखंड, ए लाइन से है, और नीचे में तेलंगाना, क्या यहां तेलंगाना, ठीक, ओके। तो कितने हुए? 3 और 2 5, ठीक। तो 5 राज्य, कितने? 5। 5 राज्य ऐसे हैं जो भू आवेष्टित है, क्या है? लैंड लॉक्ड है, उसकी कोई भी अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है और ना ही जलीय सीमा है, याद रहेगा। तो 16 9 25 5 30, राज्यों की संख्या कितनी हो जा रही है? 30। जबकि हमको पता है कि भारत में राज्यों की संख्या कितनी? 28। कितना है? 28। और 8 यूनियन टेरिटरी है, ठीक, कितना? 8। तो यहां पे 30 हो जा रहा है। कारण, क्योंकि 2 राज्य, एक गुजरात और एक पश्चिम बंगाल, तो गुजरात की स्थलीय सीमा में भी इसको हम लोग काउंट किए और जलीय सीमा पर भी, ठीक। पश्चिम बंगाल को हम लोग ये स्थलीय सीमा में भी काउंट किए और जलीय सीमा पर भी, क्लियर है, ठीक। तो 2 को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 28, क्लियर। चलो, तो इतना आप लोग याद रखोगे। सबसे बड़ा भू आविष्टित राज्य मध्य प्रदेश है, सबसे छोटा कौन सा होगा? हरियाणा होगा। कौन सा होगा? हरियाणा। अभी तुम्हारा सीजीएसएसबी, पहले मतलब व्यापम समझ, उसका कुछ एग्जाम हुआ था, उसमें अभी ऐसी ट्रेंड चल रहे हैं ना व्यापम वालों का कि उत्तर से दक्षिण जमाओ। पहले क्या होता था? बढ़ते क्रम में बताओ। अभी वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग पूछ रहे, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था कि भारत के भू आविष्टित राज्यों को क्या करो? उत्तर से दक्षिण जमाओ। तो इधर सबको पता है हरियाणा, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड। तो यहाँ पे कंफ्यूजन है। एमपी का मुंडी तो ऊपर है बेटा, सबसे पहले कौन आएगा? हरियाणा, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा? एमपी, फिर उसके बाद झारखंड। झारखंड छत्तीसगढ़ से थोड़ा सा ऊपर है ना, ठीक। फिर कौन आएगा? छत्तीसगढ़, और उसके बाद कौन आएगा? तेलंगाना। तो क्रम से याद रखोगे तो हरियाणा है, हरियाणा के बाद एमपी, ठीक। ऐसे देखोगे तो ये एमपी है, ठीक, और यहां से ऐसे करके छत्तीसगढ़ लगा हुआ है, और यहां से ऐसे झारखंड है। तो एमपी के बाद किसका नंबर आएगा? झारखंड का, ठीक। उसके बाद कौन? छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद तेलंगाना। तो एक क्रम, इसको भी याद रखना है, बनेगा। चलो लिखो, लिखना। स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। जलीय सीमा की लंबाई, मुख्य भूमि का ना, 6100 किलोमीटर। कितना? 6100। द्वीपों सहित जलीय सीमा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर, ठीक, याद रखना है। देखो, स्थलीय सीमा वाले राज्य, स्थलीय सीमा वाले राज्य 16, कितना? 16। जलीय सीमा वाले राज्य 9, जलीय सीमा वाले राज्य 9, ठीक।
फिर लिखो स्थलीय व जलीय सीमा बनाने वाले राज्य, स्थलीय व जलीय सीमा दोनों बनाने वाले राज्य। दो, एक पश्चिम बंगाल और एक गुजरात। ठीक, चलो तो स्थलीय सीमा वाले राज्यों का पूरा नाम लिखो 16। स्थलीय सीमा वाले राज्य, पहला गुजरात, गुजरात। ठीक, गुजरात के बाद राजस्थान। ठीक, अरे लिखो। ठीक, राजस्थान, राजस्थान के बाद पंजाब, पंजाब के बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, असम लिखो, सिक्किम के बाद असम, असम के बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर। ठीक, मणिपुर के बाद मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। हो गया 16। ठीक, पश्चिम बंगाल को पहले लिख लिए हैं, असम को भी लिख लिए हैं, हुआ 16। ठीक, फिर जलीय सीमा वाले 9 लिखो, गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद तमिलनाडु। ठीक, तमिलनाडु से ऊपर चलो, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और फिर पश्चिम बंगाल। ठीक, चलो हो गया ये। तो ये जलीय सीमा, स्थलीय सीमा और दोनों वाले लिखो बेटा। भू आवेष्टित राज्य 5, 5 हरियाणा, हरियाणा के बाद एमपी, फिर झारखंड, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाद तेलंगाना। ठीक, तो एक क्रम याद रखना है, उत्तर से दक्षिण। चलो, सबसे बड़ा भू आविष्ठित राज्य लिखो, सबसे बड़ा भू आविष्ठित राज्य मध्य प्रदेश, सबसे बड़ा भू आविष्ठित राज्य मध्य प्रदेश। ठीक, सबसे छोटा भू आविष्ठित राज्य
तो सबसे छोटा कौन होगा? हरियाणा। ठीक, चलो, तो ये भारत के राज्य। ठीक है, अब देखो, तीन देशों के साथ, कितना देश? तीन। तीन देशों के साथ बाउंड्री बनाने वाला राज्य कौन सा है ना? तो देख लो, दिख रहा होगा आप लोगों को। एक तो सिक्किम दिख रहा होगा। कौन दिख रहा होगा? सिक्किम। तो सिक्किम यहां पे नेपाल के साथ, ये चीन के साथ, और ये भूटान के साथ। तो एक तो सिक्किम हो गया जो इस तरफ, नेपाल इस तरफ, भूटान, और ऊपर में चीन। अरुणाचल प्रदेश दिख रहा होगा, यहां पे भूटान पश्चिम में, नॉर्थ में चीन के साथ, और ईस्ट में म्यांमार के साथ। है क्लियर? ठीक, और कौन दिख रहा है? तो पश्चिम बंगाल दिख रहा है। कौन दिख रहा है? पश्चिम बंगाल। तो देखो यहां पे मैं बताया था ये पूरा पश्चिम बंगाल है ना। ठीक, यहां से लेके ये पूरा क्या है? पश्चिम बंगाल। तो देखो पश्चिम बंगाल यहां पे बाउंड्री बना रहा है, किसके साथ? नेपाल के साथ। यहां पे बाउंड्री बना रहा है किसके साथ? तो भूटान के साथ। और ये पूरा किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। ठीक, तो तीन देशों के साथ पश्चिम बंगाल भी बाउंड्री बनाएगा, ऊपर में नेपाल और भूटान, और इधर ईस्ट साइड में बांग्लादेश। तो तीन राज्य हो गए जो तीन देशों के साथ सीमा रेखा निर्धारित करते हैं। एक सिक्किम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा कौन? पश्चिम बंगाल। अगर आप ये लद्दाख यूटी को लोगे, ठीक, तो एक्चुअल में तो पीओके वाला क्षेत्र आ जा रहा है अगर हम इसको कंसिडर नहीं करते। तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पे अफगानिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान, और इधर पूरा चाइना के साथ। ये भी तीन देशों के साथ बाउंड्री बनाएगा। कौन? लद्दाख। क्लियर? ठीक, अगर पीओके को हम नहीं मानते तो। क्लियर? अब देखो एक चीज याद रखना है, यहाँ पे त्रिपुरा को, किसको याद रखोगे? त्रिपुरा। तो त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है। कितने ओर से? तीन ओर से। ये देखो ये बांग्लादेश है, तो यहाँ पे एक साइड ये ऐसा हो गया, दूसरा साइड ये ऐसा हो गया, और तीसरा साइड ये हो गया। तो तीन ओर से घिरा हुआ बांग्लादेश से कौन? त्रिपुरा। याद रहेगा? ठीक, चलो इतना आपको याद रखना है। लिखो, तीन देशों से सीमा निर्धारित करने वाले राज्य। पहला सिक्किम। तो सिक्किम में लिख लेना कौन कौन? नेपाल, भूटान और चीन। नेपाल, भूटान और चीन। फिर अरुणाचल प्रदेश, भूटान, चीन और म्यांमार। भूटान, चीन और म्यांमार। पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में लिखना नेपाल, भूटान, और बांग्लादेश। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ठीक, चलो हो गया ये। अब लिख लो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख यूटी, लद्दाख यूटी, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। तो लिख लेना पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन।
ठीक, दिख तो रहा है बेटा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। ठीक, दिमाग खुला करके बैठना है ना। ठीक, चलो हो गया। अब जान तो रहे हो बेटा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? नहीं जान रहे हो? उत्तर प्रदेश। तो क्या बोल रहा हूं मैं? अरे बोलता भी दीवाना सुनता भी दीवाना, क्या कर रहे हो तुम लोग? सबसे बड़ा राज्य राजस्थान पहला नंबर। ठीक, सेकंड में एमपी, थर्ड में महाराष्ट्र, और चौथे नंबर में जाओगे तो यूपी। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या यूपी में है। समझ में आई बात? तो जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा राज्य यूपी। एरिया वाइज बोलोगे तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, फिर एमपी, महाराष्ट्र और फिर यूपी। सबसे छोटा राज्य गोवा है ना। यहाँ गोवा नौकरी लगेगा सीधा छत्तीसगढ़ से ऐसे नागपुर है ना, फिर बंबई, बंबई से गोवा निकल लेना। समझ में आई बात? ठीक, क्योंकि नौकरी लगने के बाद बेटा घूम पाओगे कि नहीं पाओगे कोई भरोसा नहीं, क्योंकि जितना बड़ा पद होता है उतना बड़ा जिम्मेदारी होता है। समझ रहे हो भावी शिक्षक? ठीक है, तो सबसे बड़ा जिम्मेदारी तो आप लोग का है। अगर आप लोग अपने जिम्मेदारी से पीछे हट जाओगे तो देश का भविष्य खत्म हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इस देश में सबसे बड़ा जिम्मेदारी किसका होता है? गुरु जी का, क्योंकि ये भविष्य निर्माता होते हैं ना। अभी लोग बोले सिर्फ हाय पैसा हाय पैसा, नहीं हो पाए। अभी देख रहे हो ध्वजारोहण हो रहा था, तो ध्वजारोहण के समय स्कूल गिर गया, 2 जन लड़का लोग मर गए। समझ में आई बात? तो सरकारी स्कूल का हालत ये है ना बेटा कि वहां गरीब घर के बच्चे जाते हैं, है ना, और गरीबों के जान का कोई वैल्यू नहीं होता, मर गए दब गए। अब सरकारी नौकरी चाह हर कोई रखते हैं, कॉलेज के बाद मतलब स्कूल के बाद हर किसी को गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना है, क्योंकि वहां फीस कम रहता है, और उसके बाद उसको क्या चाहिए? गवर्नमेंट नौकरी। और गवर्नमेंट नौकरी पाने के बाद मैं बोलूंगा कि अपने लड़का को गवर्नमेंट स्कूल पढ़ाओगे तो पढ़ाओगे? है ना? तो किस बेसिस पे आप सोच रहे हो कि आपको गवर्नमेंट नौकरी मिलना चाहिए? आपका नियत ही सही नहीं है। अगर हर कोई अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल पढ़ाएगा तो गवर्नमेंट स्कूल में कौन पढ़ेगा? और जब गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे ही नहीं रहेंगे तो टीचर को रख के सरकार क्या करेगी? कौन पढ़ाएगा? हवा को है? तो अभी बोल रहे हो स्कूल बंद कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हो। अरे तो बच्चे तो होने चाहिए। अब गरीब का बच्चा मैक्सिमम फीस तान के 5वीं 8वीं तक पढ़ेगा, फिर बड़ा होगा तो पढ़ाई से उसका मन वैसे उठ जाएगा, फिर वो काम धाम में लग जाएगा, है ना। घर की जिम्मेदारी उठाएगा, बोले पढ़ने से कुछ नहीं हो रहा है, 9वीं बात खत्म, 10वीं फेल, नहीं पढ़े। अभी डेटा आया है मुश्किल से 42% लोग ही बेटा गवर्नमेंट स्कूल के 12वीं तक पहुंच पा रहे हैं। कितने? 42%। साक्षरता दर, लिटरेसी रेट तो हमारा बढ़ गया है, साइन वाइन कर ले रहे हैं, पढ़ वढ़ ले रहे हैं। किसी भी भाषा को पढ़ना लिखना, उसको समझ लेना, समझ के पढ़ लिख लेना, वो साक्षर है। तो हम तो साक्षरता की ओर बढ़ चुके हैं, लेकिन शिक्षित हो पा रहे हैं क्या? नहीं हो पा रहे। तो यही सोच अगर कि हम लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे तो गवर्नमेंट टीचर को रख के सरकार करेगी क्या? हवा पढ़ाएंगे हम लोग। सबसे बड़ी चीज यही है कि जो गुरुजी, ठीक है, मेरे हिसाब से नियम लाना चाहिए कि जो सरकारी नौकरी में है, अगर बाकी को छोड़ देते हैं तो जो टीचर है एटलीस्ट वो अपने बच्चों को क्या करे? सरकारी स्कूल में पढ़ाए। और वही बच्चा, अब जो सरकारी गुरुजी है ना, वही अपने बच्चों को सबसे बड़े इंग्लिश मीडियम में भेजेगा, प्राइवेट वाले, जा बेटा पढ़। समझ में आई बात? और जो टीचर, जहां तक मैं देखता हूं, जितने मेरे आसपास के लोग हैं, उनमें तो जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे उनके घर में किताब भी नहीं हो,
स्कूल में जाते हैं, ऐसे पुस्तक खोते हैं, चल रे खड़े हो, पढ़, पैराग्राफ खत्म हुआ, तू बैठ, तू खड़े हो, वो पढ़ रहा है, वो बैठ रहा है, वो पढ़, खत्म, लड़का कुछ आता पता नहीं। तो तुम सोच सकते हो कि हम लोग विश्व गुरु बनेंगे? हमारी सोच ही गलत। समझ में आई बात? तो देखो, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है बेटा। कहां पे है? सिक्किम। और सर्वाधिक जनसंख्या कहां पे है? यूपी में। तो ये याद रखना है, सर्वाधिक सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य, सबसे ज्यादा जनसंख्या और सबसे कम जनसंख्या। ये तमिलनाडु है, बताया था। कन्याकुमारी भारत का दक्षिणतम बिंदु है, मुख्य भूमि का। तो सबसे दक्षिणतम राज्य केरल नहीं है, कौन है? तमिलनाडु है। ये याद रखना है, ठीक। चलो, अब एक चीज बस इसमें बच गया है, इसको लिखो, फिर उसको खत्म करते हैं। लिखो, सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, राजस्थान के बाद एमपी, एमपी के बाद महाराष्ट्र, नेक्स्ट यूपी, ठीक। फिर सर्वाधिक जनसंख्या यूपी, अच्छा वहां पे लिखो सबसे छोटा राज्य, लिखो पहले तो सबसे छोटा राज्य, स्मॉलेस्ट स्टेट गोवा, सबसे छोटा राज्य गोवा, ठीक। फिर सर्वाधिक जनसंख्या यूपी और न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम। कहां पे? सिक्किम, ठीक है। चलो, तो ये हो गया बेटा राज्य, है ना। चलो, अब लास्ट इसमें बच गया एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट, भारत के सुदूर बिंदु, ठीक। सबसे उत्तरी क्षेत्र, सबसे दक्षिणी क्षेत्र, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी क्षेत्र। तो देखो, सबसे पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश है। राज्य, सबसे पूर्वी राज्य कौन सा होगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में गांव वालांगू, और वो जगह का नाम है किबुथु। क्या नाम है? किबुथु। तो सबसे पूर्वी क्षेत्र, सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा? किबुथु, याद रहेगा। सबसे पश्चिमी क्षेत्र में ये गुजरात है। क्या है? गुजरात। तो गुजरात में उस दिन याद करो सर क्रीक बताया था, क्रीक मतलब जो सबसे सकरी पत्ती खड़ी होती है, तो सर क्रीक के बाद राजहर क्रीक बताया था। तो गुजरात में राजहर क्रीक, और राजहर क्रीक में बेटा जगह का नाम गुहार मोती, गुहार मोती या गौर माटा, ठीक, ये याद रहेगा। ओके, सबसे उत्तरी बिंदु, तो देखो इधर तो पाकिस्तान ले लिया, इधर चाइना ले लिया, बच गए हम लोग यहाँ पे ऐसे सियाचिन वाला, यहां से हिमालय का रेंज गया हुआ है ऐसे काराकोरम। क्या गया हुआ है? काराकोरम। तो वहीं पे जगह है, उसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल। कॉल मतलब फोन वाला कॉल नहीं, ये ऐसे दो पहाड़ों के बीच में जो खाली जगह होता है, जो दो मैदानी क्षेत्रों को जोड़ता है, उसको दर्रा पास बोलते हैं, बताया था मैं उस दिन। तो उधर जाओगे उत्तर में लद्दाख साइड, तो वहां पर ऐसे अर्ध चंद्राकार जो दर्रा होते हैं, आधा चांद देखे हो ना? अरे आधा चांद नहीं देखे हो, ठीक। तो अर्ध चंद्राकार जो दर्रे होते हैं उसको क्या बोला जाता है? कॉल। क्या बोलते हैं? कॉल, ठीक। तो यहाँ पे जो जगह है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? इंदिरा कॉल। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल लद्दाख में है, ठीक। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु तमिलनाडु, कन्याकुमारी, ठीक। और पूरे भारत का लेंगे तो देखो यहां से 6 डिग्री गुजरा था ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार का ही जो लास्ट पॉइंट है ये इंदिरा कॉल, तो ऊपर है बेटा इंदिरा पॉइंट, ठीक।
इसी को पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं, इसी को पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक, पुराना नाम पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट। तो ये याद रखना है, ये वर्तमान में अस्तित्व में नहीं। ठीक, सुनामी आया था तो ये जगह डूब गया है पानी, समझ में आई बात। ग्रेट निकोबार का जो लास्ट शोर था वो 2000 के आसपास लगभग जब सुनामी वहां पे आया था तो पूरा हिस्सा जो है वो पानी में डूब चुका है। क्लियर है? ठीक, ओके। तो ये भारत के क्या एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट, सुदूर बिंदु। ठीक, लिखो भारत के सुदूर बिंदु, एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, लद्दाख। ठीक, सबसे दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमिका, कन्याकुमारी या कैप कमोरिन, कन्याकुमारी या कैप कमोरिन या कुमारी अंतरीप, तमिलनाडु में। ठीक, कन्याकुमारी या कैप कमोरिन या कुमारी अंतरीप। ठीक, संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ ओवरऑल इंडिया, संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट, ग्रेट निकोबार में। कहां पे? ग्रेट निकोबार। ठीक है, चलो। सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु, सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, सबसे पश्चिमी बिंदु राजहर, सॉरी, गुहार मोती या गौर माटा, सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती या गौर माटा। कहां पे मिलेगा? तो ब्रैकेट में लिख लो, राजहर क्रीक, गुजरात, राजहर क्रीक, गुजरात। ठीक, चलो, बनेगा, है ना। राज्य देख लिए, राज्यों की संख्या कितनी है? 28। केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 8। ठीक, तो 28 राज्य याद रहेगा, है ना। चलो, लिखो केंद्र शासित प्रदेश 8। कितने? 8। तो लोकेशन देखना जी, लद्दाख, और दूसरा कौन हो गया? जम्मू कश्मीर। तो लिख लो पहला लद्दाख, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, लार्जेस्ट यूटी, लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। फिर जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। देखो इधर, देखो ये पंजाब है बेटा और ये हरियाणा, दोनों बीच में ना चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। तो दोनों की राजधानी है चंडीगढ़, पंजाब की भी और हरियाणा की भी, दोनों को बॉर्डर में है। तो लिख लेना चंडीगढ़ तीसरा। ठीक, आज आप लोग देखते होंगे कि हमारे यहाँ अभी जैसे ये बिल्डिंग है ना, अभी इस पूरे एरिया में गांधी चौक में सबसे बेहतर बिल्डिंग मेरे को लगता है। ठीक है, काफी बाद में बना, नया है। ठीक, वो पहले तो ऐसा था नहीं, पहले कोई भी कहीं भी कुछ भी बना दे रहे, जगह खाली दिखा, न रोड का पता न नाली का पता, बना दी।
अब धीरे धीरे लोग वैसी बसने लगे, हमारे यहाँ ऐसी होता है, ठीक है, घर वर बन गया, बाद में रोड बना रही है सरकार, रोड बनी उसके बाद फिर क्या हो रहा है, थोड़ा जगह निकाल के नाली बना दी। वो प्लान टाउन प्लानिंग नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा पानी गिरता है, रोड भर जाता है, घर में पानी घुस जा रहा है, लोग तैर रहे, ठीक है। ये स्थिति बिलासपुर की। अच्छे अच्छे जगह में चले जाओ, बड़े बड़े लोगों घर क्या हो गया, पानी जब गिरा डूब गया, घर अंदर पानी घुस गया, यहाँ तक पानी ना, बड़े बड़े बिल्डिंग, ठीक, क्योंकि प्लानिंग नहीं है। और अभी देखो, अभी कुछ जगह अभी जो नया नया बन रहा है, वहां पे पहले सड़क बनाएंगे, नाली की व्यवस्था करेंगे, उसके बाद प्लॉटिंग करके क्या कर रहे हैं, अलॉट कर रहे हैं कि भैया ये वाला जगह आप ले लो। इसको बोलते हैं प्लानिंग, टाउन प्लानिंग। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, पहले इसीलिए बेटा नया रायपुर बनाया गया। अब पुराना रायपुर में घूमना और नया रायपुर, तो जो अमीर लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, वो गरीबों के बीच में नहीं रह सकते, क्योंकि हर प्रकार की मुसीबतें, अब जैसे कि अमीर को उसके पास समय नहीं रहता है, और हम लोग फुल ठल्हा, हमारे पास समय ही समय है, समय को खर्चा करने के, उनके पास एक एक वक्त क्या होता है, कीमती होता है, वो जा रहे ट्रैफिक में फंसा है तो परेशान हो जाता है, उनके लिए स्पेशल हाईवे, ठीक है, तो उन लोग को ऐसे जगह रखो जहां सीधा वो पहुंचे, सीधा एयरपोर्ट पहुंच जाए, बीच में ट्रैफिक ना हो, पानी वानी गिरे तो उनको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, तो उनके लिए अलग से जगह होता है। ऐसे जगह में उन लोग नया जगह, जैसे नया रायपुर, वहां का बहुत महंगा है, आम आदमी वहां नहीं रह सकता, तो हम लोग गरीब लोग हैं, तो हम लोग ऐसे जगह रहेंगे जहां पे थोड़ा पानी गिरा तो यहाँ तक पानी, गड्ढा, ऐसे ऐसे डांस करते हुए हम लोग जा रहे हैं रास्ते में। तो टाउन प्लानिंग, एक व्यवस्थित शहर, जैसे हम लोग पढ़ते सिंधु घाटी सभ्यता, वो सोचो इतनी पुरानी थी लेकिन जबरदस्त थी, और आज देख लो सत्यानाश हो चुका है पूरा, ठीक है। तो ब्लूटियंस नाम था एक बंदे का, पूरे भारत का पहला एकदम प्लान, ठीक है ना, पूरा का पूरा जो एकदम टाउन प्लानिंग करके जो जगह बनाया, प्लांट सिटी एकदम, वो चंडीगढ़, भारत का पहला प्लांट सिटी, ठीक है ना, चंडीगढ़ ब्लूटियंस के द्वारा बसाया गया था। रॉक गार्डन है यहाँ पे, क्या है, रॉक गार्डन, याद रखना है, ठीक। चलो चंडीगढ़, अब ये हरियाणा यूपी दोनों बीच में दिल्ली है, क्या है, दिल्ली, ठीक। तो ये अगला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, अब इसमें नई दिल्ली है जो भारत की राजधानी है बोले, ठीक। चलो कितना हो गया, 4। यहां पे देखो पांचवा, ये गुजरात में ना बेटा, यहां पे ये दीव, और यही गुजरात में दमन, दीव और दमन, और गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर में यहाँ पे दादर नागर हवेली, गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर में क्या है, दादर नागर हवेली, और गुजरात का ये सौराष्ट्र प्रदेश कहलाता था पहले, तो यहाँ पे दीव और यहाँ पे दमन, तो दीव दमन दोनों गुजरात में। ये देखो, ये खंभात की खाड़ी है ना, याद रखना, गल्फ ऑफ खंभात, ये, और ये कच्छ है, भारत का सबसे बड़ा जिला, तो ये गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी, यहाँ पे कच्छ की खाड़ी है, ये खंभात की खाड़ी है, क्लियर। तो दीव दमन और दादर नागर हवेली ये दोनों अलग थे, 26 जनवरी 2020 को दोनों को मर्ज कर दिया, तो दीव दमन दादर नागर हवेली। अगला केंद्र शासित प्रदेश लिख लो जल्दी, दादर नागर हवेली दमन दीव, कितना हो गया, 5। छठवां देखो लक्षद्वीप, और 7वां अंडमान निकोबार। तो सबसे छोटा यूटी लक्षद्वीप है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, लक्षद्वीप, ठीक, और 7वां अंडमान निकोबार बनेगा। अब लास्ट यहां पे देखो, आखिरी बेटा इधर, ये तमिलनाडु में देखो, पुडुचेरी, पुडुचेरी, और यहीं पे तमिलनाडु में पुडुचेरी के पास है कराईकल, इधर देखो कराईकल, आंध्र प्रदेश में है यनम, और केरल में है माहे, तो ये चारों जिला है पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का, ठीक।
माहे केरल में, तमिलनाडु में पुडुचेरी और कराईकल, आंध्र प्रदेश में यनम। क्लियर। माहे भारत का सबसे छोटा जिला है और भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ, गुजरात का। क्लियर। तो 8वां केंद्र शासित प्रदेश लिख लो पुडुचेरी। इसके जिले लिखो। तमिलनाडु में पुडुचेरी, तमिलनाडु में पुडुचेरी, कराईकल, पुडुचेरी और कराईकल। आंध्र प्रदेश में यनम, आंध्र प्रदेश में यनम। ठीक। केरल में माहे, केरल में माहे। ठीक। 4 हो गया। हाँ, नोट करके लिख लो। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ, गुजरात। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ, गुजरात। सबसे छोटा जिला माहे, सबसे छोटा जिला माहे। ठीक। चलो, भारत का सामान्य परिचय, स्थिति एवं विस्तार कंप्लीट। ठीक। चलो।